राना भाई लिंक भेज दिया आपके चैट बॉक्स में, जरा चेक करो। हाँ राना भाई, वी आर ऑलरेडी लाइव, सो थैंक्स फॉर कमिंग एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। वी आर ऑलरेडी लाइव, सो थैंक्स फॉर जी वेलकम सर। कमिंग एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। जनाब ने हुक्म किया और हम हाजिर हो गए सर। बस एक सेकंड में अंकित को जवाब दे दूं। नहीं अंकित, आई एम यूजिंग लैंडलाइन कनेक्शन ऑफ MTNL, so no wireless issues I suppose, but Sanjay would have some problem. Talk to you later Ankit. Now I want to entertain my guest for the interview. uh, Now we have right now with us Rana M. Imran Khan, who is a known income tax lawyer in Pakistan. और राना भाई कैसे हैं? और थोड़ा इंट्रोड्यूस कराओ मेरे ऑडियंस को। जी जरूर माय ऑनर। थोड़ा इंट्रोडक्शन कराओ अपने बारे में मेरी ऑडियंस को। जी जी जरूर, क्यों नहीं। हेलो start. व्यूवर्स और तमाम दोस्त जो अहबाब इस वक्त देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल एंड नमस्ते, नमस्कार टू ऑल ऑफ देम। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स की कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, टैक्स एडवाइज़र हूँ। और इसके अलावा जो है एक NGO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिस्टल वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से चला रहा हूँ। और इन तमाम चीज़ों में और साथ साथ तमाम दोस्तों का साथ है। सो दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। जी कैपल साहब। अच्छा मुझे ये बताओ कि ज्यादातर जो लॉयर्स हैं वो ये सोशल वर्क टाइप का काम क्यों कर, क्योंकि इंडिया में भी जो लॉयर्स हैं ज्यादातर लॉयर्स किसी ना किसी सोशल कॉज से जुड़े होते हैं, कोई सोशल काम करते ही रहते हैं, तो ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि क्योंकि एडवोकेट होना और फिर एक्सक्यूज मी, सॉरी, सॉरी फॉर ऑल दिस थिंग्स, मौसम की थोड़ी सी तब्दीली है। अच्छा, इस हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि एडवोकेट क्योंकि जब माशरे में अपने वकील बन के जब कोर्ट्स में जाता है और तमाम मुश्किलात को देखता है और लोगों के मसाइल को देखता है और लोगों के मसाइल को हल करना शुरू हो जाता है, तो उस वक़्त जाके फिर उसको एहसास होता है और उसको पता लगता है कि बीइंग एडवोकेट वो बहुत सारी लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। प्रोफेशनली तो करना ही होता है, लेकिन साथ ही साथ उनको ये समझ आ जाती है कि थोड़ा-सा हम वक़्त निकाल के, अभी तो प्रोफेशनली जब काम करते हैं तो कुछ क्लाइंट्स को डील करते हैं या कुछ रोज़ी-रोटी चलती है, लेकिन जब एज अ वेलफेयर करते हैं तो आप फिर बहुत सारे लोगों का जो है भला कर सकते हैं, उनको अच्छी तरफ राग़िब कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि एडवोकेट्स सोशल वेलफेयर और सोशल एक्टिविटीज़ में आगे आगे होते हैं। हाँ यही एक ख्याल से, मेरे ख्याल से भी एक रीजन रहा होगा कि हमारे मुल्क के, दोनों मुल्क के जो लोग जिन्होंने शुरू में सियासत करी, पॉलिटिक्स में आए और जो बड़े पॉलिटिशियंस रहे हैं, ज़्यादातर वो लॉयर्स हैं, एडवोकेट ही रहे। पहले आप जिन्ना साहब भी एडवोकेट थे, इधर नेहरू भी एडवोकेट थे और महात्मा गांधी भी एडवोकेट थे। तो एडवोकेट्स का एक बहुत बड़ा सोशल कॉज के लिए एक कुछ
एक पैशन सा रहता है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो भी एडवोकेट थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तमाम एक्टिविटीज की थी। जिन्ना। हाँ वो मतलब जैसे नेहरू, जिन्ना और गांधी जी जो हैं, पार्टीशन से पहले तो इकट्ठे होकर भी काम किया है, तो तीनों लॉयर्स ही थे जिन्होंने हमारे देश को और आपके देश को आज़ादी दिलाने में काफी काम किया उसके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। और अभी भी जो पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं हमारे यहाँ, तो काफी लोग जो हैं वो एडवोकेट्स ही होते हैं। सही। आपके यहाँ कैसे है पार्लियामेंट में, जो एमपीज या एमएलएस जो स्टेट असेंबलीज में बनते हैं, तो वो ज्यादातर लॉयर्स ही होते हैं? ज्यादातर लॉयर तो नहीं होते लेकिन लॉयर जरूर होते हैं। मोस्टली तो सियासत में आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक 45% जो है एडवोकेट सियासत में है एग्जैक्टली पाकिस्तान की भी। और मेरा समझ ये कहते हैं कि जैसे पार्लियामेंट में जो एमपी है उसके दो काम बहुत ब्रॉड रेंज के होते हैं। एक तो चलो लोगों का मिसाइल उठाना ही है, लोगों के जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करना है, उनको रिजॉल्व करना है। बट दूसरा काम ये भी है कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है। तो अगर एक लॉयर वहां बैठा होगा तो उसको ज्यादा समझ होगी कि जो लॉयर लॉ बन रहा है उसमें वो ज्यादा इनपुट दे पाएगा, अगर बजाय ऐसा आदमी जिसको लॉ की बिल्कुल पता ना हो, तो वो क्या पार्लियामेंट में जिरह करेगा, क्या करेगा उसके बारे में कि जो लॉ बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है वो, क्योंकि जब भी कानून साजी होती है, क्रिएशन ऑफ न्यू लॉ या एक्ट या कोई भी ऑर्डिनेंस की मंजूरी होती है, तो ऑब्वियसली एडवोकेट्स का ही इसमें ज़्यादा किरदार होता है और वो ही सही तरीके से बता सकते हैं कि हाँ जी पहले कानून ये था, अब कानून ये है, अब इससे तब्दीली आ सकती है और ये हम इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो बिलाशुबा एडवोकेट्स का एक अहम रोल होता है हर मुल्क में उसकी कानून साजी में, कानून बनाने में, मुकन्ना कानून साजी और मेकिंग न्यू लॉज एंड अमेंडमेंट्स। सो एग्जैक्टली advocates are doing great अच्छा, job in all this. एक कुछ पहले मैं सोच भी रहा था और कल परसों किससे मेरी बात हो रही थी, शायद हुमना से हो रही थी। युमना युमना जो हैं वो भी लॉ स्टूडेंट हैं, तो उनसे मैं बात कर रहा था। जो पाकिस्तान में या ग्रेजुएट लॉ लेवल पे या एलएलएम लेवल पे क्या कंपैरेटिव लॉ का कोई सब्जेक्ट है? लाइक क्या जैसे एलएलएम में तो स्पेशलाइजेशन होती होगी आईपीआर में या कंपनी लॉ में या फैमिली लॉ में, तो कुछ ऐसा स्पेशलाइजेशन है कंपैरेटिव लॉ में जी पाकिस्तान? एलएलएम बिल्कुल, एलएलएम के लिए अलहदा से बकायदा स्पेसिफिकली है। आप पहले ग्रेजुएट होते हैं, फिर आप मास्टर्स होते हैं और फिर आप उसमें से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि आप किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, कंपनीज के ऊपर या कारपोरेट सेक्टर में या ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कैटेगराइज हो जाती है। नहीं, मेरा क्वेश्चन जो था वो स्पेसिफिकली कंपैरेटिव लॉ पे था। जैसे अगर हम यूएस में जाएं तो एक स्पेशलाइजेशन होती है कंपैरेटिव लॉ। कंपैरेटिव लॉ में क्या करते हैं कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ अपने लॉज को कंपेयर करते हैं। जैसे आप पाकिस्तान में बैठे हो तो आपको सिर्फ पाकिस्तान के लॉ के बारे में ही ज्यादा पढ़ाया जाता है। इंडिया में हम बैठे हैं तो इंडिया के बारे में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बेसिकली यूके यूएस में, वहां पे
कंपैरेटिव लॉ भी पढ़ाया जाता है। कंपैरेटिव लॉ का मतलब कि आप अपनी कंट्रीज के लॉ दूसरी कंट्रीज के लॉ से कंपेयर करते हो और देखते हो कि अपने यहाँ क्या कमी है, अपने यहाँ क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है लॉ का, और कंपेयर करने से आपकी नॉलेज भी बढ़ती है दूसरी कंट्री के लॉ के बारे में, और अपनी कंट्री में अगर कुछ लॉ में कमी पेशी है तो वो भी आप दूर कर सकते हो। आई थिंक आई हैव लॉस्ट माय फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान, लाइक लॉस्ट मीन्स अभी उनका इंटरनेट कनेक्शन लगता है प्रॉब्लम आ गई है, तो आई विल वेट फॉर हिम फॉर सम टाइम। आई एम नॉट श्योर हु एल्स इज वाचिंग, but for viewers who are watching, I apologize for this. I'll wait for a few minutes about from Rana to join back. I think he's back now. जी सॉरी। हाँ जी राणा जी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी तो फेल होती रहेगी। हाँ तो ये मैं ये पूछ रहा कि एलएलएम के लेवल पे कोई कंपैरेटिव लॉ की स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप पाकिस्तान के लॉ एक तरफ पढ़ें और दूसरे मुल्कों के लॉ एक तरफ पढ़ें, जैसे उनको कंपेयर करें इंडिया के लॉ हाँ से जी, या बांग्लादेश के लॉ से या इंडिया यूके लॉ, या यूएस। हाँ यूके यूएस से ये तमाम स्पेसिफिकेशन भी होती है और एग्जैक्टली होती है ज़्यादातर ये मतलब सेम इसी तरह एलएलएम तकरीबन जिस तरह दूसरे मुल्कों में करवाया जा रहा है सेम उसी हाँ तरह का हाँ, पाकिस्तान में भी करवाया जा रहा है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि मैंने इंडिया में कंपैरेटिव लॉ में नहीं ज्यादा देखा है कि कोई स्पेशलाइजेशन कंपैरेटिव लॉ में करा रहा है, क्योंकि कंपैरेटिव लॉ करने से एक तो आपका दिमाग काफी खुल जाता है, आपको अपने कंट्री के लॉ के अलावा दूसरे कंट्रीज के लॉ के बारे में भी पता है, और अगर कुछ कमी पेशी है अपने यहाँ पे तो आप उसको भी देख सकते हो कि भाई हमारे लॉ में ये कमी है हम्म, और कैसे इस लॉ को इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि वैसे right। भी तो लॉ तो बनता ही इस तरह है ना कि हम, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमने तो लेकिन सब जगह से बोरो किया है, कुछ हम्म, कभी कहीं किसी से उठा लिया, कभी कोई कहीं उठा लिया, कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए नए हैं। जैसे डेमोक्रेसी हम कहते तो हैं हम इंडिया में कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट हम्म, मेरे हिसाब से तो डेमोक्रेसी तो बहुत फॉरेन कॉन्सेप्ट है। हमारे इंडिया में तो ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन का या इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओरिजिन का नहीं है, और डेमोक्रेसी हम्म, डेमोक्रेसी तो वेस्ट से आया। हम तो पैदाइश से ही एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानते हैं, कि वेस्टर्नर्स ने ये कॉन्सेप्ट लेके आया कि डेमोक्रेसी का, कि एवरीवन इज लॉ। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जो है इंडियन कॉन्सेप्ट है या इंडियन कॉन्सेप्ट है कि नहीं? आप क्या इसके बारे में क्या? सॉरी डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्सेप्ट है कि नहीं ये पूछना चाह रहे हो आप? हाँ, मतलब इंडियन या सॉरी मैं इंडियन वर्ड बोल गया। डेमोक्रेसी पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? डेमोक्रेसी जो है अब जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसमें ज़्यादातर जिस तरह अमेरिकन और यूके लॉ के बाद तीसरा कानून जो है वो इंडिया से क्योंकि मिलता जुलता है हिंदुस्तान के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन में बहुत सारा जो कानून क्योंकि पहले मुश्तरका था सब कॉन्टिनेंट बरसगीर था तो उस वक़्त जो कवानीन बने थे अभी भी वो बहुत सारी बनिए की मिसालें और इस तरह की उसमें मतलब रखा जाता है और अब बात आप कर रहे हैं जमहूरियत की डेमोक्रेसी की तो डेमोक्रेसी में भी कुछ मिलता-जुलता रुझान है और ज़्यादातर वैसे जो है कोशिश की जाती है कि यूके और यूएसए की जो पार्लियामेंट और वहाँ के दस्तूर और ये वो उनको कुछ कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के कवानीन में लेकिन ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान का कवानीन जो है वो भी पाकिस्तान के लॉ में काफ़ी हद तक कुछ को तो वैसे का वैसे ही कर दिया गया कहीं कहीं पे फिर तब्दीली की गई है जी। ये जैसे हमारे यहाँ
बनाया, मतलब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने बनाया था, मतलब उस कमेटी के हेड कौन थे? इसमें ये था कि कानून तो कई दफ़ा जो है अमल में आया, क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि क्योंकि काफ़ी मुश्किलात और परेशानियाँ थी और अचानक से पाकिस्तान का अमल में आना 1947 में और यकदम फिर उस तमाम मामलात को देखना, तो कानून तक में तकरीबन 2-3 दफ़ा हमारे पाकिस्तान के कानून में अमेंडमेंट आई है। और 1947 के बाद 1952 और मतलब काफ़ी दफ़ा तब्दीली आई है। मुकम्मल तौर पे तो याद नहीं, लेकिन मौजूदा तौर पे जो 1973 का आइन जो है वो ज़्यादातर चल रहा है। और उस वक़्त जब पार्लिमानी कमेटी और जब ये कमेटी बनी थी कानून साजी में, तो मोहम्मद जिन्ना जो थे, क्योंकि गवर्नर थे पहले, गवर्नर सिस्टम था, और उनकी मौजूदगी में उन्होंने फिर लियाकत अली खां को बनाया था वजीर आज़म। तो कानून की पॉलिसी में उस वक़्त अब मुझे सही तरह याद नहीं पड़ता, आपने अचानक से ये सारी जो है क्वेश्चंस को पुट कर कोई दिया है, कोई मैं इसके लिए तैयार नहीं था। कोई तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। लॉयर्स लॉयर्स प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हिस्टोरियन नहीं होते। बिल्कुल। तो आई डू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मेरा जस्ट इंटरेस्ट है तो मैंने इसलिए सवाल पूछ लिया ये। इट्स ओके, इट्स ओके। और लॉयर्स बहुत चीजें उतना ही याद रखते हैं जितना, जैसे लेट मी बी ऑनेस्ट, मैं तो क्लाइंट की फाइल एक दिन पहले ही पढ़ता हूँ, तो बाकी भूल जाता हूँ। वो वाली आप फाइल पढ़ते होंगे जिसमें जिसमें आपको फीसिस मिली होती है। जिनमें फीसिस नहीं आई पब्लिकली होती, नहीं कह सकते। उनको तो पढ़ते भी नहीं है, उनको बस जाके पेश हो जाते हैं, अच्छा तुम्हारा ये मामला है, चलो पेश हो जाते हैं और सब डेट दे दें प्लीज। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, बढ़िया रहेगा। तो अभी के लिए, अभी आज के लिए आपकी आवाज सारी ड्रॉप होगी, समझ नहीं आई वॉइस। मैं ये कह रहा था कि कंक्लूड करें, जी करें सर, जरूर कंक्लूड करें आप। तो खत्म करते हैं। और काफी टाइम हो गया होगा, 11 बज गए होंगे वहाँ पे, यहाँ बजने वाले और होंगे। हाँ जी, एग्जैक्टली 11 बजने में बस 8 मिनट बाकी हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं, और फिर माशाल्लाह अगले हफ्ते कल से देखते हैं कि और कब मिलेंगे। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, फॉर मुझे भी बहुत ज्वाइनिंग अच्छा लग रहा है। और फॉर आप, शॉर्ट नोटिस। इट्स ओके, आप माशाल्लाह काफी फेमस होते जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान दोनों में। चलो तो ठीक है, मुझे थैंक यू। लगता है कि मुझे लगता है कि कैप्टन चावला साहब की भी अब कोई पार्टी आने वाली है, नए इलेक्शन में हम तैयार रहना चाहिए। ठीक है। ओके सर। और शुभ रात्रि। एडवोकेट राणा, और ये इनकम टैक्स एडवाइजर हैं, और ऑल वी टैक्सेस के